इंडिया का आईसीसी और आलमी क्रिकेट के ऊपर मुकम्मल कंट्रोल है। ऐसे लगता है कि जैसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं, इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। सवाल ये है कि इंडिया ने ये कंट्रोल कैसे हासिल किया। ये कहानी है पैसे की, धौंस की, धमकी की और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर रिश्वत भी नजर आएंगी। तो आए आपको बताते हैं कि इंडिया ने कैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर अपना कब्जा जमाया है। वैसे ही मैं आईसीसी को कहता हूँ इंडियन क्रिकेट कंट्रोल। We are very proud of BCCI because we are a $1 billion industry. ये बीसीसीआई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनस्बत आईसीसी से cricket's governing body bowing down to the BCCI. आईसीसी जीरो है, बीसीसीआई सब कुछ है। आपकी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसके पैसे हमसे आते हैं। ये समझने के लिए कि इंडिया ने आईसीसी पर कैसे कंट्रोल किया, उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि आईसीसी बजाते खुद क्या है और आईसीसी की तारीख क्या है। 1909 या 1909 ये वो साल है जब आईसीसी की बुनियाद रखी गई। आईसीसी उस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं था, उस वक्त इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल से मुराद ये वही बरतानिया की इंपीरियलिज्म है जो कि उन्होंने आधी दुनिया के ऊपर अपना कब्जा किया था, उन्हें अपनी कॉलोनी बनाया था और उसी लिहाज से इसका नाम इंपीरियल रखा गया था। उस वक्त इसके 3 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर इस तंजीम को बनाया। इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया शामिल थे। 1909 में तंजीम बनने के बाद इसमें और ममालिक को भी शामिल किया गया। 1926 से लेकर 1932 तक इसके अंदर 3 और ममालिक को ऐड किया गया और ये तीनों ममालिक वो थे जो कि कभी ना कभी बरतानिया की कॉलोनी रहे थे या बरतानिया की कॉलोनी थे। ये 3 ममालिक इंडिया, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड थे। इसके बाद 1952 में पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया तो पाकिस्तान को भी एज अ फुल मेंबर आईसीसी का रुकन बना लिया गया। पाकिस्तान के रुकन बनने के बाद 1964 के अंदर पाकिस्तान ने आईसीसी को सजेस्ट किया कि अब इसमें और अराकीन को भी शामिल करना चाहिए और उसके बाद एक नई टर्म सामने आई जिसको एसोसिएट मेंबर्स कहा जाता था। वैसे तो जो भी अराकीन थे उनको फुल मेंबर्स कहा जाता था, बट अब एसोसिएट मेंबर्स को शामिल किया जा रहा था। अमेरिका को शामिल किया गया, सेलोन जिसको अब आप श्रीलंका के नाम से जानते हैं उसको शामिल किया गया और तीसरा एसोसिएट मेंबर था फिजी। इन 3 ममालिक को शामिल किए जाने के बाद आईसीसी के ऊपर एक धब्बा ये था कि अभी भी इसके अंदर इंपीरियल का लफ्ज़ मौजूद था। इंपीरियल का लफ्ज़ जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद उसको नेगेटिवली देखा जाने लगा। उससे पहले तो ब्रिटिश एम्पायर थी, इंपीरियलिज्म था, उसको जो है वो प्राउडली देखा करते थे, मगर उसके बाद नेशन स्टेट का टाइम आ गया, जमहूरियत की बातें होना शुरू हो गई और कॉलोनीज रखना अच्छा नहीं समझा जाता था, इसलिए इस पर से इंपीरियल का लफ्ज़ हटाने का वक्त आ गया था। इसीलिए 1965 के अंदर इस तंजीम का नाम, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम तब्दील करके इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की बजाय इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस रख दिया गया। 1965 में ये हुआ। 1965 के बाद 1989 में दोबारा इस तंजीम का नाम चेंज किया गया और उसके बाद इसका नाम जो अभी मौजूदा नाम है वही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इन 3 ये नाम जो रखे गए, इन तीनों नामों के अंदर एक चीज़ मुश्तरक है कि आईसीसी ही इसका हमेशा से नाम रहा है। 1989 में नाम तो चेंज हो गया मगर अभी भी एक सबसे अहम मसला था इस तंजीम के साथ और वो ये था कि इस तंजीम के अंदर 2 ममालिक के पास वीटो पावर थी। वो 2 ममालिक थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जिन्होंने मिल के आईसीसी को बनाया था। इसमें जो तीसरे रुकन थे उस टाइम के ऊपर वो साउथ अफ्रीका थे, मगर 1961 में साउथ अफ्रीका ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। इसके बाद सिर्फ 2 फाउंडिंग मेंबर्स बचे थे और उनके पास वीटो पावर थी। वीटो पावर यानी कि आपने जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में देखा होगा कि जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी करारदाद को या किसी भी एक्शन को वीटो करके रोक सकते हैं। कोई भी ऐसा कानून आईसीसी का या कोई भी लॉ पास नहीं हो सकता था जो कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की मर्जी जिसमें शामिल ना हो। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो कानून पास नहीं हो सकता था। इसीलिए 1993 के अंदर ये ज़रूरत महसूस की गई कि अब क्योंकि आईसीसी एक्सपैंड हो चुकी है और नए ममालिक आ चुके हैं तो अब ज़रूरत ये है कि इसमें से ये जो वीटो पावर है इसको ख़त्म किया जाए और जितने फुल मेंबर्स हैं उन तमाम को उनका एक वोट दिया जाए, जमहूरियत लाई जाए आईसीसी के अंदर। 1993 के अंदर इन दोनों ममालिक की वीटो पावर ख़त्म कर दी गई, मगर जो आईसीसी की साख्त है जो कि 1909 के अंदर इसकी जो फाउंडेशन रखी गई थी वो इंपीरियलिज्म की बुनियाद पर रखी गई थी, या वो ममालिक जो कि कभी बरतानिया की कॉलोनी हुआ करते थे, अभी भी आपको आईसीसी के अंदर उसकी झलक नज़र आती है। कैसे? आईसीसी के 12 फुल मेंबर्स हैं आज की तारीख में और वो 12 के 12 वो मेंबर्स हैं जो कि कभी ना कभी बरतानिया की या तो कॉलोनी रहे थे या कॉमनवेल्थ में रहे हैं या बरतानिया ने उन पर इनडायरेक्टली रूल किया है। 3 ऐसे ममालिक हैं जो कि अभी कॉमनवेल्थ में नहीं हैं, मगर उनकी तारीख ऐसी है कि उनमें से 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि माजी में कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे और एक और मुल्क अफ़गानिस्तान जो कि कभी बरतानिया की प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था। 1800 लेट 1800 से लेकर अर्ली 1900 तक बरतानिया जो है वो अफ़गानिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को मैनेज किया करता था, उसका प्रोटेक्टोरेट हुआ करता था। इसके अलावा जो बाकी 2 ममालिक हैं वो ज़िम्बाब्वे है जो कभी कॉमनवेल्थ में हुआ करता था मगर अब नहीं है, और उसके अलावा
जो दूसरा मुल्क है वो आयरलैंड है। आयरलैंड भी कभी कॉमनवेल्थ में हुआ करता था मगर उसने बाद में अपने आप को विड्रॉ कर लिया। सो ये जो क्रिकेट है ये बेसिकली एक ग्रुप था उन ममालिक के दरमियान जो कि बरतानिया की कॉलोनी हुआ करते थे, और अभी भी उसके अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। नए ममालिक को शामिल तो कर लिया गया है मगर जो फुल मेंबर्स हैं जो कि टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं ये वही ममालिक हैं जो कि बरतानिया की कॉलोनी हुआ करते थे या कॉमनवेल्थ का हिस्सा हैं। सो ये तो हो गई आईसीसी की तारीख। अब देखते हैं कि इंडिया ने इस तंजीम के ऊपर कंट्रोल कैसे हासिल किया। इंडिया के कंट्रोल को समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि इंडिया के अंदर जो बीसीसीआई है जो कि क्रिकेट के अफेयर्स को मैनेज करता है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड हम उसको अगर पाकिस्तानियों के लिए उसको आसान कहें, तो इंडिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो कभी इतना पावरफुल नहीं हुआ करता था। माजी के अंदर वो एक नॉर्मल बोर्ड था जैसे जो है वो दीगर ममालिक के बोर्ड्स हैं, मगर उसने 3-4 दहाइयों के अंदर अपनी ताकत को कंसोलिडेट किया है और अभी की जो सूरत हाल है वो ये है कि वो दुनिया का ताकतवर तरीन और अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड है। मगर वो इस पोजीशन पर पहुंचा कैसे? अगर आपको बीसीसीआई की तारीख को देखना हो और उसमें एक शख्स को ढूंढना हो जिसने इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ताकत या तकवीत बख्शी, वो हैं जगमोहन डालमिया। ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, आईसीसी के पहले सदर भी रह चुके हैं और इन्होंने 1979 से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर काम करना शुरू किया था और 2013-14 तक भी ये प्रेसिडेंट के ओहदे पर रहे हैं। बीच में उनका जो है वो दौर ख़त्म भी हुआ था, मगर उनकी जो इंपॉर्टेंस है इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो बहुत अहमियत की हामिल रही है। जगमोहन डालमिया बेसिकली एक बिजनेसमैन थे, उनका ताल्लुक कोलकाता से था, वो उन्हें बिज़नेस की बहुत अच्छी समझ थी और इसी वजह से उन्होंने ये बहुत जल्दी समझ लिया था कि क्रिकेट के अंदर जो पैसे की ताकत है अगर वो किसी बोर्ड के पास आ जाए तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। इसीलिए 1993 के अंदर उन्होंने एक ऐसा इकदाम उठाया जिससे इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अर्ली 90s के अंदर इंडिया के अंदर प्राइवेट मीडिया आ चुका था। उससे पहले इंडिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट होती थी या जितने भी मैचेस ब्रॉडकास्ट होते थे वो तमाम दूरदर्शन जो कि उनका सरकारी टीवी है उसके ऊपर किया जाता है और दूरदर्शन उन मैचेस को ब्रॉडकास्ट करने के लिए बीसीसीआई को एक धेला नहीं दिया करता था। तो बीसीसीआई मैचेस तो करवाता था मगर उसको ब्रॉडकास्टिंग राइट से कोई पैसे नहीं मिलते थे। तो जगमोहन डालमिया और उनके साथ उनके एक और जो है वो बीसीसीआई के अंदर दोस्त थे जिन्होंने मिलकर ये इनिशिएटिव लिया कि 1993 के बाद से जितने भी इंडिया के अंदर मैचेस होंगे उसके अंदर ब्रॉडकास्ट राइट्स के लिए जो प्राइवेट मीडिया हाउसेज हैं वो भी हिस्सा ले सकेंगे और जो ज़्यादा पैसे देगा उसको राइट्स मिल जाएंगे। तो 1993 में पहली बार दूरदर्शन ने बीसीसीआई को पैसे दिए मैचेस दिखाने के लिए और बीसीसीआई के पास जब वो पैसा आना शुरू हुआ तो एक ऐसी रेवेन्यू स्ट्रीम बनी जो कि आज तक उसका खून बीसीसीआई के मुंह को लगा हुआ है। फिर 1996 का वर्ल्ड कप आया जो कि पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया में हुआ था। 1996 के वर्ल्ड कप ने बहुत ज़्यादा पैसा जनरेट किया। आईसीसी के लिए पहली बार $50 मिलियन के करीब एक क्रिकेट वर्ल्ड कप ने जनरेट किए थे और उस वक्त आईसीसी को ये भी समझ आ गई कि जो साउथ एशिया के अंदर क्रिकेट की पावर है वो बहुत ज़्यादा है। खैर 2001 में जब जगमोहन डालमिया बीसीसीआई के सदर बने तो उनके सहरे पर एक और अहम चीज़ इंडियन क्रिकेट के हवाले से जाती है, वो ये है कि जब वो बीसीसीआई के सदर बने तो ये पहली बार था कि उन्होंने परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स अपने खिलाड़ियों को दिए। 2003 से पहले जो क्रिकेट इंडिया के अंदर हो रही थी उसमें होता ये था कि अगर टीम के अंदर 15 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी हैं या जितने का भी स्क्वाड है तो तमाम को एक जितने पैसे मिलते थे। गधे घोड़े की कोई तमीज़ नहीं थी। जितने पैसे सचिन तेंदुलकर को मिल रहे थे उतने अजीत अगरकर या जो ऐसे खिलाड़ी जो कि खेल भी नहीं रहे थे उनको मिल रहे थे। तो टीम के अंदर कंपटीशन को फ़रोग़ देने के लिए उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स इंट्रोड्यूस कराए। 2003 में पहली दफ़ा ये इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने इसका इनिशिएटिव लिया और कहा जाता है कि इस इनिशिएटिव के बाद से एक तो जो प्लेयर परफॉर्म कर रहा था उसको ज़्यादा पैसा भी मिला और उसके साथ साथ इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट टीम के अंदर जो कंपटीशन का आंसर है उसको भी फ़रोग़ मिला। तो ये तो वो सारे स्टेप्स हैं जो कि जगमोहन डालमिया ने बीसीसीआई को पावरफुल बनाने के लिए लिए। और इसके बाद आपको पता ही है कि जब आईपीएल 2007 में शुरू हुआ तो उसने भी इतना रेवेन्यू जनरेट किया कि उसके बाद बीसीसीआई दुनिया का अमीर तरीन क्रिकेट बोर्ड बन गया है। तो बीसीसीआई एक ताकतवर तरीन, एक अमीर तरीन बोर्ड तो बन गया मगर अभी उसको आईसीसी के अंदर अपना इन्फ्लुएंस ख़रीदना था या उसको इन्फ्लुएंस करना था और उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। मगर वो कहानी बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। अगर पसंद नहीं भी आ रही, कोई बात गलत है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि बीसीसीआई ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के बाद आईसीसी में अपना जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो कैसे उन्होंने अपना फुटप्रिंट पैदा किया। 2007 में आईपीएल के बाद से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने जो मसल्स हैं उनको फ्लेक्स करना शुरू कर दिया था और अपनी जो ताकत है उसको दिखाना शुरू कर दिया था। बेसिकली
तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को वो पैगाम दे रहे थे, आईसीसी को पैगाम दे रहे थे कि हमसे पंगा लोगे तो अपना ही नुकसान होगा। ऐसे 5-6 वाक़यात हैं जो मैं आपको बताता हूँ, जो कि 2007 से लेकर 2016 तक हुए, जब इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पूरी दुनिया को ये बताया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से कोई पंगा नहीं ले सकता, अगर लोगे तो तुम्हें ये नुकसानात होंगे। वो नुकसानात भी आपको बताता हूँ। सबसे पहला वाक़या है 2008 के अंदर, जनवरी के शुरू में इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक टेस्ट मैच खेल रही थी और उस टेस्ट मैच के अंदर हरभजन सिंह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एंड्रयू साइमंड्स की तरफ रेसिस्ट रिमार्क्स या नस्ल परस्ताना रिमार्क्स पास किए हैं। बेसिकली इल्ज़ाम ये लगाया गया था कि हरभजन सिंह ने एंड्रयू साइमंड्स को बंदर या मंकी कहा है। खैर बाद में हरभजन सिंह ने इसके ऊपर जो है वो तस्दीक दी। उन्होंने बहुत से इंटरव्यूज़ में बताया कि वो उन्होंने मंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने बेसिकली उनको गाली दी थी और उन्होंने तेरी माँ की का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जो कि एंड्रयू साइमंड्स को लगा कि उन्होंने मंकी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। माँ की जरूर बोला था, उसने उसको क्या बना लिया वो मुझे पता नहीं। खैर उस वक्त आईसीसी ने हरभजन सिंह को गिल्टी ठहराया कि उन्होंने ऐसे रिमार्क्स पास किए हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर 3 टेस्ट मैचेस की पाबंदी लगी। इंडियन क्रिकेट बोर्ड को ये बात पसंद नहीं आई। उन्हें लगा कि हमारे खिलाड़ी के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने किया ये कि एक चार्टर्ड प्लेन करवाया, अपनी टीम को उन्होंने जो है वो मेलबर्न से एडिलेड ले गए और कहा कि अब हम यहाँ से वापस इंडिया जा रहे हैं, हम ये टूर पूरा नहीं करेंगे। धमकी दी कि हम इस टूर से पुल आउट कर रहे हैं। सो इंडिया की धमकी और उसको लोग सीरियसली ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो हुआ ये कि उसके बाद एक हियरिंग हुई और उस हियरिंग के अंदर जो 3 मैचेस की पाबंदी थी उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको कन्वर्ट कर दिया गया मैच फ़ीस का 50% फ़ाइन। सो एक ऐसा इल्ज़ाम जो कि उनके ऊपर लगा था, जो कि रेसिस्ट रिमार्क है, जो कि बहुत सीरियस इल्ज़ाम था, मगर इंडिया की ताकत के बायस उस इल्ज़ाम की जो सज़ा थी उसको कम कर दिया गया। और एंड्रयू साइमंड्स जब तक इस हवाले से बात करते रहे, उन्होंने हमेशा यही मेंटेन किया कि हरभजन सिंह ने उनके खिलाफ रेसिस्ट रिमार्क्स पास किए थे। जब आईसीसी ने हरभजन सिंह के बैन को ओवरटर्न किया तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की तरफ से ये शिकायत सामने आई कि इंडिया का जो फाइनेंशियल पावर है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नालां है और इस बैन को ओवरटर्न नहीं होना चाहिए था। तो ये तो एक वाक़या है। मगर इसी टेस्ट मैच के दौरान एक दूसरा वाक़या भी हुआ। उस मैच के एम्पायर थे स्टीव बकनर। इंडिया को लगा कि उन्होंने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जो कि इंडिया के अगेंस्ट गए हैं और उन्होंने टेस्ट मैच के बाद स्टीव बकनर के ऊपर कड़ी तनकीद की। आईसीसी से उन्होंने ये डिमांड भी की कि स्टीव बकनर को रिमूव किया जाए। अब इंडिया डिमांड करेगा और आईसीसी पूरी ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो आईसीसी ने अनकैरेक्टरिस्टिकली स्टीव बकनर को रिमूव कर दिया अगले टेस्ट मैच से और स्टीव बकनर ने 1 साल के बाद अंपायरिंग से रिटायरमेंट ले ली। स्टीव बकनर ये वही अंपायर हैं जो कि 1992 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जो फाइनल हुआ था उसमें वो अंपायर थे और पाकिस्तानी उनको बहुत पसंद भी करते हैं और वो भी खैर पाकिस्तान को पसंद करते हैं। सो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक अंपायर को रिमूव करवा दिया बिकॉज उन्हें लगा कि उन्होंने जो फैसले हैं वो गलत दिए हैं। खैर स्टीव बकनर ने कुछ अरसे के बाद एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने खुद ये माना कि उन्होंने उनसे जो 2 फैसले हैं इस टेस्ट मैच में वो गलत हुए थे, मगर साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने इस मैच में तकरीबन 40 के करीब फैसले किए थे, उनमें से अगर 2 गलत भी हो गए तो इतनी बड़ी बात नहीं थी कि मुझे रिमूव कर दिया जाए। स्टीव बकनर वाहिद अंपायर नहीं है जिसको इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने हटवाया है। डेरिल हार्पर ऑस्ट्रेलियाई अंपायर थे। 2011 के अंदर वो वेस्ट इंडीज़ के अंदर इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान टेस्ट मैच को ऑफिशिएट कर रहे थे। उस मैच में उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने कुछ गलत फैसले दिए हैं जिससे इंडिया को नुकसान हुआ है, हालांकि इंडिया वो टेस्ट मैच जीता था। अब हुआ ये कि इंडिया ने मैच के बाद धोनी ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाना शुरू किया, उन्हें क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया। The correct decisions were taken, the game would have finished much earlier. डेरिल हार्पर का वो सेकंड लास्ट टेस्ट मैच था, उससे अगला टेस्ट मैच उनका आखिरी मैच था जिसके बाद वो रिटायर हो रहे थे। मगर डेरिल हार्पर उनकी तनकीद से इतने दिल बर्दाश्ता हुए कि उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच भी ऑफिशिएट नहीं किया, उन्होंने वहीं पर अपने कैरियर को खैर बात कह दिया। उसके कुछ महीने के बाद डेरिल हार्पर ने एक इंटरव्यू में बताया कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड या इंडियन टीम बुली की तरह है और साथ साथ उन्होंने आईसीसी से ये भी शिकायत की कि आईसीसी ने उनकी हिमायत नहीं की। तो ये 2 अंपायर हैं जो कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड खा चुका है। मामलात यही नहीं रुके, इसके अलावा कवानीन के ऊपर भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड का इन्फ्लुएंस है, वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा। 2008 के अंदर DRS या डिसीजन रिव्यू सिस्टम को पायलट के तौर पे लॉन्च किया गया इंडिया और श्रीलंका की सीरीज़ के दरमियान। उसके बाद 2011 के अंदर आईसीसी ने ये प्रपोजल दिया कि अब हर इंटरनेशनल मैच के अंदर हम मैंडेटरी कर देंगे कि DRS का इस्तेमाल किया जाए, मगर उसका एक मुखालिफ था और वो मुखालिफ था इंडिया। इंडिया ने इसकी मुखालफत की और आईसीसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। उन्होंने अपना फ़ैसला वापस लिया और उन्होंने ये कहा कि जी जो मुल्क अपनी सीरीज़ के दौरान DRS का इस्तेमाल करना चाहता है वो कर ले, जो नहीं करना चाहता है वो ना करे। उस वक्त उन्होंने इसको ऑप्शनल करार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि इंडिया नहीं माना।
Cricket's governing body bowing down to the BCCI, who were, remember, against the DRS. तो ये तो वो वाक़यात हैं जो कि 2007 से लेकर 2016 के दरमियान BCCI की ताकत की प्रोजेक्शन के हवाले से काफ़ी अहम है, जब BCCI ने अपने आप को एज अ पावरफुल बोर्ड एक्सर्ट करना शुरू किया, असर्ट करना शुरू किया। मगर BCCI ने स्ट्रक्चरली ICC की जो फैसले हैं उनको कैसे टेक ओवर किया है कि ICC इंडिया के सामने बेबस हो चुका है। तो बेसिकली जब 2007 के अंदर IPL का आगाज़ हुआ तो उस वक्त तमाम क्रिकेट बोर्ड्स इंडिया के साथ थे। इवन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी इंडिया के साथ था, क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ी IPL का जो पहला एडिशन है उसमें मौजूद थे। सो तमाम के तमाम जो क्रिकेट की दुनिया है वो IPL को पसंद कर रही थी, पैसे मिल रहे थे, जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन हैं उनको बुलाया जा रहा था, उनकी खातिर तवाज़ो की जा रही थी, इसलिए तमाम की तमाम दुनिया, इवन ICC भी काफ़ी खुश थी यार कि बड़ा पैसा बन रहा है, बड़ा प्रोटोकॉल वगैरह मिल रहा है। सो ये IPL की वजह से ICC के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस जो है वो एक छोटे लेवल पर स्टार्ट हुआ। मगर अगर आपको एक शख्स को देखना हो जिसने ICC के अंदर ब्रूट फोर्स के ज़रिए अपना इन्फ्लुएंस, इंडिया का इन्फ्लुएंस असर्ट करना शुरू किया, तो वो एक शख्स है, वो है एन श्रीनिवासन। ये एन श्रीनिवासन वही हैं जो कि ICC के सदर भी रह चुके हैं, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, सदर भी रह चुके हैं। इसके अलावा IPL की टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, उसके ओनर भी हैं। श्रीनिवासन के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आजकल किया जा रहा है, क्योंकि उनके जो चेन्नई सुपर किंग्स है उसके ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात हैं। मगर उससे पहले भी बहुत सी रिपोर्ट्स हो चुकी हुई हैं उनके नेक्सस के हवाले से कि कैसे उन्होंने इंडियन क्रिकेट को, IPL को और इवन ICC को अपने कब्ज़े में लिया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनकी जो कंपनी है जिसके वो ओनर हैं वो इंडिया सीमेंट है। ये वो कंपनी है जो कि चेन्नई सुपर किंग्स को ओन भी करती है। उसके साथ साथ चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, वो इस कंपनी के मुलाजिम थे। उसके अलावा एक और शख्स लक्ष्मण शिवरामा कृष्ण जो कि स्पिनर थे इंडिया के लिए, वो भी इस कंपनी के मुलाजिम है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ICC के अंदर एक जो प्लेयर्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदे थे उनको इंडिया ने प्रेशर करके रिमूव करवाया और उनकी जगह श्रीनिवासन ने लक्ष्मण शिवरामा कृष्ण को अपॉइंट किया जो कि उनके मुलाजिम थे। और उसके हवाले से उस वक्त बहुत बात हुई थी कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बट ये वो नेक्सस है जिसके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। The BCCI pushing through their man Lakshman Shivaramakrishnan into the ICC Cricket Committee. श्रीनिवासन 2008 के अंदर BCCI के सेक्रेटरी बने। ठीक उसी टाइम के ऊपर ICC ने एक नए चीफ एग्जीक्यूटिव को हायर किया था, हारून लॉरगार्ड, जो कि साउथ अफ्रीकन थे और उनके बारे में रेपुटेशन थी कि वो प्रिंसिपल्ड हैं, वो इंडिया की जितनी भी बातें हैं उनको डिफाई करते हैं, इंडिया को अपना जो कंट्रोल है एक्सर्ट नहीं करने देते। और शायद इंडिया का जो ICC के ऊपर कंट्रोल है, अगर उसमें कोई एक शख्स खड़ा था उसके बीच में, तो वो हारून लॉरगार्ड थे। The BCCI is extremely powerful. इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हारून लॉरगार्ड इसलिए पसंद नहीं थे क्योंकि 2-3 वाक़यात ऐसे थे जिसके अंदर उन्होंने क्लियरली BCCI को डिफाई किया था। एक तो जो मैंने आपको बताया था कि 2011 के अंदर जो DRS का मामला हुआ था जिसको इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया था, वो प्रपोजल हारून लॉरगार्ड की तरफ से लाया गया था कि DRS को तमाम मैचेस में मैंडेटरी करार दे दिया जाए। I think there will come a time when we will consider whether it's mandatory. इसके अलावा हारून लॉरगार्ड ने एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन की थी जिसमें उन्होंने बरतानवी लॉर्ड वुल्फ को उन्होंने कमीशन किया था कि वो ये देखें कि जो ICC का गवर्नेंस मॉडल है उसमें क्या खामियां हैं और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ICC जिस तरीके से ऑपरेट करता है वो एक मेंबर्स क्लब है जिसके अंदर क्रिकेट की बेहतरी की कम और जो मेंबर बोर्ड्स हैं उनकी बेहतरी के लिए ज़्यादा काम हो रहा है। उसके अलावा उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि ICC का इंडिपेंडेंट चेयरपर्सन होना चाहिए और ICC के बोर्ड के अंदर जहाँ पर मुख्तलिफ बोर्ड उसके रुकन है उसके अलावा 5 इंडिपेंडेंट रुकन भी होने चाहिए ताकि जो ICC के अंदर फैसला साजी है उसमें जो ताकतवर बोर्ड्स हैं वो कम हो सके। एक्चुअली हो ये रहा था कि इंडिया ICC की वोटिंग के अंदर जो छोटे बोर्ड्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करता था, उनको रिश्वत देता था कि आपके साथ हम मैच खेल लेंगे, आपके जो है वो हम टूर कर लेंगे जिससे आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, तो आप हमारे लिए वोट कर दें। और इंडिया ऐसे बहुत से जो है वो बोर्ड्स को इन्फ्लुएंस करता रहा है। इसीलिए लॉर्ड वुल्फ ने कहा था कि इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हों जो कि इस इन्फ्लुएंस को रोक सकें। और इंडिया ने हस्बे मामूल लॉर्ड वुल्फ की उस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। कोई रीज़न नहीं दिए थे कि क्या वजूहात है जिनकी वजह से वो रिजेक्ट कर रहे हैं, बट उसको रिजेक्ट किया और इस रिपोर्ट को लाने वाले थे हारून लॉरगार्ड। इसीलिए इंडिया इनसे खुश नहीं था। हारून लॉरगार्ड और BCCI की इस टसल के बाद 2011 के अंदर हारून लॉरगार्ड ने अनाउंस किया कि वो 2012 में इस ओहदे को छोड़ देंगे और 2011 में ही श्रीनिवासन सेक्रेटरी से सदर बन गए BCCI के। और श्रीनिवासन के रास्ते में जो ICC को कंट्रोल करने के लिए जो उनका अज़म था उसमें एक रुकावट थी और वो लॉरगार्ड थे और वो 2012 में छोड़कर जा रहे थे। हारून लॉरगार्ड 2012 में ICC छोड़ गए
और उसके बाद श्रीनिवासन ने अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना शुरू किया और 2013 से लेकर 2014 तक जो बिग 3 का मामला है उसको सामने लेकर आया। बिग 3 का मामला बेसिकली ये था कि 3 बड़े जो बोर्ड्स हैं उनको आईसीसी के रेवेन्यूज़ में जो है वो ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए क्योंकि वो उनकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। इन 3 ममालिक के अंदर ऑब्वियसली इंडिया था, इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया था। 2014 के अंदर बिग 3 का फार्मूला पास हुआ। पाकिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी उस टाइम के ऊपर, बट जब वो पास हो गया तो उसके बाद एसेंशली ये क्रिकेट बोर्ड 3 रुकन ममालिक का हो गया। खैर 2017 के अंदर इस बिग 3 के फार्मूले को ख़त्म कर दिया गया, मगर 2013 के अंदर एक नया फार्मूला लाया गया जिसके अंदर बिग 3 नहीं, अब बिग 1 था। और वो बिग 1 सिर्फ एक था, इंडिया, जिसके मुताबिक ये कहा गया कि जो आईसीसी के रेवेन्यूज़ में से तकरीबन 40% हिस्सा अब इंडिया को जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को भी पीछे कर दिया, अब सबसे मेजर चंक ऑफ द पाए इंडिया लेकर जाएगा। और इस तरीके से इंडिया ने बीसीसीआई के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल हासिल किया और अब नौबत यहाँ तक आ चुकी है कि वो किसी भी मौके के ऊपर किसी भी हवाले से आईसीसी को ना बोल सकता है और आईसीसी कुछ कर नहीं सकता इसके ऊपर। एक आखिर में मैं आपको बात बता दूं कि इस तमाम एपिसोड के अंदर आप सिर्फ बीसीसीआई को मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। बीसीसीआई या कोई भी बोर्ड ये चाहेगा कि वो पावरफुल हो और वो इन्फ्लुएंस को असर्ट करना चाहेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, बट उसका जो तरीक़ाकार है वो ठीक होना चाहिए। मगर इसमें किसी और को अगर ब्लेम शोल्डर करना है तो वो आईसीसी खुद है। आईसीसी जब से बना है तो वो एक माफिया की तरह ऑपरेट करता है। इसकी जो वर्किंग है वो बहुत सीक्रेटिव है। मैंने इस वीडियो की रिसर्च के लिए जब आईसीसी की वेबसाइट से आईसीसी का आइन या कॉन्स्टिट्यूशन डाउनलोड करने की कोशिश की तो मुझे वो कॉन्स्टिट्यूशन मिला ही नहीं। वेबसाइट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद हैं जिसमें मुख्तलिफ कमेटीज़ के TORs हैं या इवन मेमोरेंडम जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मौजूद हैं, मगर आईसीसी का जो आइन है वो कहीं मौजूद नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन भी कहीं मौजूद नहीं है कि आईसीसी का जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है वो क्या है। आईसीसी खैर प्रेस रिलीज के ज़रिए उसके थोड़े से खदोखाल बता देता है, बट वो डॉक्यूमेंट आपको पब्लिकली कहीं नहीं मिलेगा। और आपने ख़ुद भी नोट किया होगा कि आईसीसी के हवाले से आजकल भी जितनी गुफ्तगू हो रही है उसके अंदर इबाम या वेगनेस होती है। किसी को ये नहीं पता कि आईसीसी की जो इनर वर्किंग है वो कैसे होती है। दुबई में इनका ऑफिस मौजूद है, मगर जब इनके इजलास होते हैं तो आपको उसके हवाले से बहुत कम, उसके बाद आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नज़र नहीं आती। सो आईसीसी एक माफिया की तरह सीक्रेटिव तरीके से ऑपरेट करता है और अगर आप सीक्रेटिव तरीके से ऑपरेट करेंगे तो आपको सीक्रेटली हाईजैक भी किया जा सकता है, जैसे कि बीसीसीआई ने इस वक्त आईसीसी को किया हुआ है।